बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के विवादित बयान की। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर कल बिहार के भागलपुर में विवादित बयान दे दिया था। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को कहा देश का नंबर 1 आतंकवादी। बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी पर तो इनाम होना चाहिए। बिट्टू राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं। मैं रवनीत बिट्टू की एक स्टेटमेंट सुनी है ਜਿਹੜੀ बिल्कुल दर्शाती है कि बिट्टू ਜਿਹੜਾ अपना मेंटल बैलेंस लूज कर चुका है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर सिखों को लेकर टिप्पणी करते हैं तो बीजेपी इसे देश को बदनाम करने वाली साजिश बताती है और लोकसभा में नेता विपक्ष पद की दुहाई देकर तंज कसती है। और अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं तो कांग्रेस इस पर आग बबूला हो जाती है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कल बिहार के भागलपुर में क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप है सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब सवाल उठता है कि रवनीत बिट्टू राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताते हुए इनाम रखने की बात कहते हैं तो क्या राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं है? क्या बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को ऐसे विवादित बयानों से नहीं बचना चाहिए? क्या बोलते समय भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर दिए गए बयानों पर विवाद होता था तो ऐसी ही सीख बीजेपी नेताओं की तरफ से दी जाती थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। कि बिट्टू ਜਿਹੜਾ अपना मेंटल बैलेंस लूज कर चुका है। ਮੈਨੂੰ बहुत भारी अफसोस है कि जिस आदमी ਦੀ होंद ਅੱਜ जिस लीडर ਦੇ ਕਾਰਨ है, जिस परिवार ਦੇ ਕਾਰਨ है, जिस पार्टी ਦੇ ਕਾਰਨ है, जिस ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੱਸੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। मैं रवनीत बिट्टू ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ टाइम आया ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ डॉक्टर ਦੇ ਕੋਲ जाके अपना इलाज करो। मुझे लगता है कि वो अपना राजनीतिक और मानसिक संतुलन दोनों खो बैठे हैं। ये वही रवनीत बिट्टू तो हैं जो राहुल जी के कसीदे पढ़ते हुए थकते नहीं थे। आपने खुद अपने चैनल पर उन्हें कई बार इंटरव्यू किया है, पर कभी भी चापलूसी में इतना संतुलन नहीं खोना चाहिए कि वो बिल्कुल ही बचकानी बात लगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस प्रकार के बेवकूफ़ाना, बचकाना और संतुलन खोई बातों पर कोई टिप्पणी करनी है। आपको बता दें कि रवनीत बिट्टू 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर लुधियाना से सांसद बने थे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इस बीच कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद बिट्टू अपने बयान पर कायम है। भाई, जब वो एक मजहब, एक धर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे और विदेश में जाके ये कहेंगे भी ये कड़ा डालना मना है, पगड़ी बांधना यहाँ मना है, गुरुद्वारे यहाँ मना है,
तो और राहुल गांधी को क्या कहेंगे भाई। और ये शरारत करके और बाहर जाके चुटकी लेना, और एक बॉर्डर स्टेट है, और इन परिवार ने, गांधी फैमिली ने पहले सिखों का मैसेकर, कत्लेआम नहीं, एक साजिश के तहत गलियों में भगा भगा के हमारी माँ बहनों के रेप किए। इन गांधी फैमिली के कारण हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल, जो सबसे हमारे मानने वाली जगह है, उसमें गोलियां मारी, और जहां गुरु ग्रंथ साहब थे वहां पे जाके गोली लगी है। रवनीत बिट्टू के विवादित बयान को लेकर अभी सियासी हंगामा रुका नहीं है। इस बीच अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। शिंदे की पार्टी के नेता संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं और जो उनकी जुबान काटेगा उसे 11 लाख का इनाम देंगे। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट किया है कि हम भारत में का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, ये सबसे बड़ा धोखा वो पूरे समाज को दे रहे, बाबा साहब को दे रहे, और उनके जो पेट में मैल था आज उनके मुंह से वो बाहर वापर आया है। ये राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। बहरहाल चुनावी शोर में विवादित बयानों की झड़ी लगी हुई है। फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ के नेता एक दूसरे पर तंज कसने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब देखना ये होगा चुनावी समर में हो रही जुबानी जुमलों के इस वार पलटवार से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज एक बार फिर से वीडियो के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने बाजवा और अमरिंदर राजा वड़िंग को भी बीमार बताकर उनका इलाज करवाने की बात कही है। हजारां दी गिनती च मैसेकर कराउंदे आ, जिहदे नाल एक आप इन्हां ने कहा भी बड़ा दरख्त जे डिगदा है तां थल्ले भाई कंबण तां धरती लग ही जांदी है। ये ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾੜ ਪਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ 84 ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ सेवा करांगे, कोई कमी नहीं थोड़े छड़ दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर रवनीत बिट्टू पर निशाना साधा है और बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि भाषा की मर्यादा में रहकर बोलना जरूरी है। भैया ये बीजेपी के न संस्कार है और ना भारतीय जनता पार्टी और देश की संस्कृति है। हम राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं, इसको एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा और इस तरह के गंदी बातें करना मुझे लगता है कि बहुत बैड टेस्ट में है और जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं उनके सियासी सेहत के लिए हानिकारक है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल हरियाणा का सियासी खेल बिगाड़ने में लगे हुए, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा चुनाव से पहले किसानों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। माना यह जा रहा है कि महापंचायत के जरिए किसान हरियाणा से तख्ता पलट की तैयारी में है। भारत माता की, भारत माता की।
इनकलाब, वंदे वंदे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश कर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक इमोशनल कार्ड खेला है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के जींद में हुई किसानों की महापंचायत ने सत्ताधारी पार्टी की टेंशन को डबल कर दिया है। अगर सरकार ने बात करनी है तो सीधी बात करे और बैठ के मसलों का हल करे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। ऐसे में हरियाणा के चुनावी दंगल से पहले किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के इशारे पे प्रशासन ने तमाम कोशिशें करी इस पंचायत को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पे हुई। जो हमारा फैसला है वो ये है, देखिए हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करते, चाहे कोई निर्दलीय कैंडिडेट हो चाहे कोई पार्टी का हो। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, जिन लोगों ने पिछले 10 साल से सत्ता में रहते हुए किसानों और मजदूरों के साथ ज्यादती करने का कार्य किया, उनको हमें चुनाव में सबक सिखाना है। कोई भी जो भी सरकार किसान की आवाज का सम्मान नहीं करती, किसानों को गोलियां मारती है, हमें मंडी में पीसफुली ढंग से प्रदर्शन नहीं करने देती, देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन नहीं करने देती, एमएसपी लीगल गारंटी कानून का वादा करके कानून नहीं बनाती, किसान मजदूर का कर्ज माफ नहीं करती, बहुत सारी मांगे हमारी जो है, हमारे लिए कोई भी सत्ता में हो, हम सत्ता का विरोध करते रहें, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा कोई अन्य दल हो, तो हम ऐसे ही रहे। हरियाणा में किसानों की हुंकार बीजेपी के लिए इसलिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि पंजाब में किसानों के विरोध के चलते ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, वो भी तब जब सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाया है, लेकिन अब जब हरियाणा में चुनाव है तो किसानों ने भी फोकस शिफ्ट किया है। महापंचायत हो रही है, किसान इकट्ठे हो रहे हैं और आह्वान किया गया है कि जिस पार्टी और सरकार ने किसानों के ऊपर टीयर गैस चलाई, लाठीचार्ज किया, उन पार्टी का और नेताओं का विरोध किया जाए। हरियाणा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इसके साथ साथ दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। ऐसे में किसानों के द्वारा बीजेपी का विरोध चुनावी नतीजों को बदलने की कुवत रखता है। यही वजह है कि किसानों के विरोध के बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। Haryana farmers were at the forefront of the farmers' agitation against the 3 farm laws. The government of Haryana under Mr. Khattar unleashed repression and violence against the farmers. संसद में राहुल गांधी और किसान नेताओं की मुलाकात के वक्त खिंचवाई गई ये तस्वीर और राहुल गांधी के द्वारा किसानों के एमएसपी गारंटी की मांग का समर्थन करना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर होगा या नहीं, ये तो 8 अक्टूबर के नतीजों को देखने के बाद पता चलेगा। पर उससे पहले हरियाणा में किसानों का हल्ला बोल बड़े सियासी बदलाव की आहट दे रहा है। पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पंजाब में हमने देखा था कि किसान गांव-गांव जाकर बीजेपी के कैंडिडेट्स का विरोध करते थे। अब यहाँ आह्वान तो किया गया है, लेकिन क्या रणनीति बनती है, किस तरह सवाल पूछे जाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि तीसरी बार हैट्रिक बनाना चाहती है, उनको किसानों का सामना इस इलेक्शन में करना पड़ेगा। इस बीच जींद में महापंचायत के बाद किसानों ने 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पिपली में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें एक बार फिर हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे और चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए हल्ला बोलेंगे। जींद से अजीम बरसी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एमडी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर नवदीप सिंह की मौत ने फैला दी है सनसनी। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले डॉक्टर नवदीप सिंह साल 2017 के नीट टॉपर थे। जी हां, बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये सुसाइड है या कोई साजिश। मुस्कुराता चेहरा, कंधों पर पिता का भरोसा और आंखों में कुछ कर गुजरने की चमक। ये तस्वीर डॉक्टर नवदीप सिंह की है। वही नवदीप सिंह जिसने साल 2017 में नीट परीक्षा को टॉप करते हुए ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की थी।
नवदीप का सपना डॉक्टर बनने का था, लिहाजा उसने इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी की। पर आज सुबह कुछ ऐसा हुआ कि सारे सपने टूट गए, सारी मेहनत बेकार हो गई। आंखों की चमक चली गई, पिता का भरोसा टूट गया। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले डॉक्टर नवदीप सिंह दिल्ली के मौलाना आजाद कॉलेज में एमडी की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी आज सुबह उनका शव दिल्ली में पारसी अंजुमन धर्मशाला के एक कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। पर शनिवार ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ हुई है। नवदीप की मौत सुसाइड है या साजिश, इसका पता अब तक नहीं चल पाया, क्योंकि सुसाइड वाले कमरे से ना तो कोई सुसाइड नोट मिला है और ना ही पुलिस को पूछताछ में सुसाइड की कोई वजह पता चली है। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ नहीं हैगी। नवदीप की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। न सिर्फ परिवार वाले बल्कि नवदीप के टीचर और डॉक्टर्स एसोसिएशन भी इस खबर से हैरान है। सरदार गोपाल सिंह जी ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सुसाइड और साजिश के बीच कई सारे सुलगते सवाल हैं, जिनके जवाब किसी के पास नहीं है और अब हर किसी को पुलिस से आस है कि वो नवदीप के मौत के राज से पर्दा उठाएगी। श्री मुक्तसर साहिब से अशफाक डूडी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।